हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रद्युम्न जैन और आज का हमारा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। ठीक है, अकाउंट्स जो है वो कुछ कंसेप्ट्स को फॉलो करके बनाया जाता है। मतलब अकाउंट्स को जो आप अकाउंटिंग करते हो वो कुछ कंसेप्ट्स को फॉलो करके की जाती है। तो वो कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं आज अपन उन्हें डिस्कस करेंगे। मैं एनसीईआरटी की जो बुक है जो अभी कोर्स अपना सिलेबस चेंज हो गया है राजस्थान बोर्ड में, आरबीएसई बोर्ड में। अब क्लास 11th में एनसीईआरटी की बुक चलने वाली है, तो एनसीईआरटी की बुक को बेस लेकर के ही चल रहा हूँ मैं। यहाँ पर कुछ बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट है जिन्हें आज अपन समझेंगे और डील करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। ठीक है, ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनको बेस करके अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है हमारा वो कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, अब ये कंसेप्ट क्या बोलता है? दिस कंसेप्ट सेज दैट owner of the business and business are considered as separate persons. Therefore, the amount invested by the owner in the business will be treated as liability for the business. ठीक है, इसी वजह से कैपिटल को लायबिलिटी कहा जाता है। और लायबिलिटी भी कौन सी? इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना आप इस कंसेप्ट को। पहला कंसेप्ट है हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट सीधा सीधा ये बोलता है कि एक व्यक्ति जो बिजनेस करता है वो व्यक्ति और उसका बिजनेस यानी बिजनेस का मालिक और वो बिजनेस दोनों को अकाउंट्स की दुनिया में अलग अलग व्यक्ति माना जाता है, सेपरेट पर्सन्स माना जाता है। सपोज एग्जांपल करूं, मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो मैं एक अलग व्यक्ति हूं और बिजनेस मेरा अलग व्यक्ति है। तो और आप अकाउंटिंग करते हो हमेशा बिजनेस की, तो आपको किसके एंगल से सोचना होगा? हमेशा बिजनेस के एंगल से सोचना होगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने क्या करा, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाया। ठीक है, तो मैं हूं मालिक और मेरे बिजनेस में मैंने पैसा लगाया। आप अकाउंटिंग कर रहे हो बिजनेस की। ठीक है, तो बिजनेस का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस की ये लायबिलिटी है कि वो मुझे मेरा पैसा दोबारा लौटाए। अब जरूरी नहीं अभी लौटाए, पर कभी ना कभी तो उसे लौटाना ही पड़ेगा, इसलिए इसको लायबिलिटी माना जाता है। किसको? कैपिटल को। मैं जो भी बिजनेस में, मैं जब भी बिजनेस को स्टार्ट करता हूं तो मैं बिजनेस में जो पैसा लगाता हूं, ठीक है, उस पैसे लगाता हूं उसको क्या बोलते हैं अकाउंट्स की दुनिया में? कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो बिजनेस का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस की लायबिलिटी है कि मुझे मेरे कैपिटल का पैसा वापस से लौटाएं। इसी वजह से कैपिटल को लायबिलिटी माना जाता है। ठीक है, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार हमारा खुद का पैसा हमारे ही बिजनेस में लगाया, वो हमारे लिए लायबिलिटी कैसे हो जाता है? वो लायबिलिटी इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर मेरा बिजनेस है तो मैं अलग व्यक्ति हूँ, मेरा बिजनेस अलग व्यक्ति है, और आप अकाउंटिंग कर रहे हो बिजनेस की, तो बिजनेस के एंगल से आपको सोचना है। तो अगर बिजनेस में मैंने पैसा लगाया तो बिजनेस का ये दायित्व है, ये लायबिलिटी है कि मुझे मेरा पैसा दोबारा लौटा है, पुनः लौटा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? ये कंसेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस का मालिक और बिजनेस जो है दोनों सेपरेट व्यक्ति हैं, अलग अलग पर्सन्स हैं। इसलिए जो इन्वेस्ट करता है मालिक बिजनेस में पैसा, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। इसी वजह से कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा पहला कंसेप्ट हुआ। अब हमारे दूसरे कंसेप्ट की तरफ चलते हैं अपन। दूसरा कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट
कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या बोलता है? ओनली दोज ट्रांजेक्शंस that are expressed in terms of money should be recorded. सेकेंड बोलता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। नाम से समझ में आता है मनी को मेजर करना, मनी को गिनना, ठीक है। ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि आप अकाउंटिंग जब करते हो तो उन्हीं ट्रांजैक्शंस को आप अकाउंटिंग में लिखोगे जिन ट्रांजैक्शंस को आप मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हो, मनी के वैल्यू में गिन सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कोई सामान खरीदा, ठीक है, मैंने सामान खरीदा 1 लाख रुपए का, तो अब मैं वो गिन सकता हूँ, मुझे पता है कि वो 1 लाख रुपए का सामान है, मेरे को उसकी मनी पता है। लेकिन मैंने क्या करा, एक पिता ने अपने बेटे को गिफ्ट दिया, एक लव की वजह से, एक प्यार होता है पिता का अपने बेटे के प्रति, तो वो ट्रांजैक्शन को आप अकाउंटिंग में नहीं लिखने वाले हो, ठीक है। तो लव अफेक्शन की वजह से जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको आप बुक्स में नहीं लिखोगे। आप ओनली कौन से ट्रांजैक्शंस को लिखोगे जो मनी के टर्म्स में मेजर किए जा सकते हो, मनी की टर्म्स में लिखे जा सकते हो, उन्हीं को ही आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखोगे। ये कंसेप्ट बोलता है, कौन सा कंसेप्ट? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ठीक है। चलिए अब अपन नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। ये 2 कंसेप्ट अपन ने पढ़ लिए हैं, अब नेक्स्ट कंसेप्ट है, थर्ड कंसेप्ट अपन पढ़ते हैं। चलिए थर्ड कंसेप्ट है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। It says that business will continue for indefinite period of time neither there is need or intent nor there is intention to close the business in near future। ये अगला कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या बोलता है? ये कंसेप्ट बोलता है कि जब भी आप कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो कभी भी आप ये सोच के स्टार्ट नहीं करते हो कि बिजनेस को वो जल्दी बंद कर दूंगा, ठीक है। ना तो मेरे बिजनेस को स्टार्ट करते समय ऐसी कंडीशंस होती है, मेरे ऐसे हालात होते हैं, ना मेरा ऐसा मकसद होता है, ना ही मेरा ऐसा इंटेंशन होता है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है कि जब भी आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आप बिजनेस को क्या सोच के स्टार्ट करते हो कि बिजनेस जो है इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक चलने वाला है, अनंत कालों तक ये चलने वाला है, ठीक है। ना तो मेरी आज की तारीख में ना मेरी इसको बंद करने की नीड है, ना तो मुझे इसकी बंद करने की जरूरत है, ना मेरा इंटेंशन है कि मैं इसे क्लोज करूंगा इन नियर फ्यूचर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को फॉलो करके अकाउंट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को यूज किया जाता है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट सिंपल सी यही बात बोलता है कि बिजनेस जो है वो कंटिन्यू चलेगा फॉर इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। ना तो मुझे आज जरूरत है इसे बंद करने की और ना ही मेरा ऐसा मकसद है, मेरा इंटेंशन है इसे क्लोज डाउन करने का इन नियर फ्यूचर। ये हमारा थर्ड कंसेप्ट हो गया गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ठीक है। नाउ अब अपन इसकी बात करते हैं, इसको ये क्यों लिया है। एग्जांपल लेते हैं, एक कंप्यूटर मैंने परचेज किया सपोज 50,000 रुपीज का, ठीक है। इसकी लाइफ है 5 इयर्स की। अब मैंने ये 50,000 का कंप्यूटर परचेज कर लिया, तो क्या ये सही होगा कि मैं पूरा 50,000 का जो मेरा कंप्यूटर है, इस पूरा 50,000 का जो खर्चा हुआ है, ये पूरा एक ही साल में प्रॉफिट से कम कर दूं? नहीं,
ये मेरा लॉजिकल नहीं होगा। सपोज इसकी लाइफ 5 साल है, तो मैं क्या करूं, हर साल 10-10 हजार का लॉस बताऊं। ठीक है, तो 10,000 का लॉस बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई तुम अभी बिजनेस बंद नहीं करने जा रहे हो, बिजनेस तुम्हारा अनंत कालों तक चलेगा। तो जिस चीज का फायदा तुम्हें 5 सालों तक मिल रहा है, तो 5 सालों में धीरे धीरे इस लॉस को बुक करो ना। एक साथ ही सारा लॉस क्यों उठाते हो एक ही साल में? ठीक है, तो ये क्या बोलेगा, अब आप यहाँ पर हर साल P&L में कितना चार्ज करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना चार्ज करोगे, 50,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे, अपन 5 ईयर से डिवाइड कर देंगे, तो हर साल आप 10,000 रुपीज का लॉस को चार्ज कर दोगे। ये गोइंग कंसर्न का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा वो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है। फोर्थ कंसेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ठीक है, accounting should be done at regular intervals so that correct financial position can be find out। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये क्या बोलता है कि सपोज अभी आपने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये क्या बोला था कि बिजनेस क्या है, अनंत कालों तक चलेगा। तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि फिर अकाउंटिंग भी हम अनंत कालों के बाद ही करते हैं। ठीक है, पर अगर आप ऐसा करोगे, आप कभी अकाउंटिंग ही नहीं करोगे, आप बिजनेस को चलाते जाओगे, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, जब तक कि आप इसे अकाउंटिंग नहीं करोगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट सिंपल सी बात बोलता है कि हर रेगुलर इंटरवल पर, हर रेगुलर समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद आप इसकी अकाउंटिंग करो, ताकि क्या हो सके कि करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट किया जा सके। अब अकाउंट्स की दुनिया ने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि एक एक साल में अकाउंटिंग करनी जरूरी है, लेकिन ये एक ट्रेंड हो गया, एक चलन हो गया है, अकाउंटिंग करनी जरूरी है। अकाउंटिंग एक एक साल में की जाती है ताकि आदमी को पता लग जाए कि एक साल में मैंने उसने क्या बिजनेस किया है, प्रॉफिट है या लॉस है, क्या है। ठीक है, तो अकाउंट्स की दुनिया में तो सिर्फ यही बोला गया है कि रेगुलर इंटरवल्स पे आपको अकाउंटिंग करनी है। लेकिन कुछ, जैसा कि अपन सब जानते हैं, अकाउंट्स के साथ टैक्सेशन हमेशा जुड़ा रहता है। तो टैक्सेशन में इनकम टैक्स एक्ट ने बोला है, कंपनीज एक्ट ने बोला है कि आपको अकाउंटिंग एक एक साल की करनी है और एक एक साल के प्रॉफिट या लॉस निकालने हैं। तो अब उधर भी आपको टैक्स का कंप्लायंस करना पड़ेगा, तो अकाउंट्स भी आप एक साल के रेगुलर इंटरवल्स पे बना लेना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सा कंसेप्ट बोलता है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अपन ये हमारा फोर्थ कंसेप्ट हो गया है, अब फिफ्थ कंसेप्ट की तरफ चलते हैं अपन। फिफ्थ कंसेप्ट है हमारा कॉस्ट कंसेप्ट। ये बोलता है assets should be recorded in the books at cost। ठीक है, नाउ कॉस्ट यानी यहां पर हो जाएगा, कॉस्ट में आप इसको परचेज प्राइस भी बोल सकते हो। परचेज प्राइस में 3 एलिमेंट होंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट। अप टू रेडी टू यूज। ये कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है कि सारी जो भी आपकी कॉस्ट, जो भी आपकी असेट्स होगी,
ठीक है, वो असेट्स को आप रिकॉर्ड करोगे कॉस्ट प्राइस पर। सिंपल सी बात बोल रही है, ये बोल रहा है कि एक असेट जो आप खरीद के लाते हो, उस असेट को आप अपने बुक्स के अंदर यानी अपने अकाउंट्स के अंदर कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे। अब कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होगा यहाँ पर? परचेज प्राइस। ठीक है, परचेज प्राइस में 3 एलिमेंट जुड़ेंगे। 3 एलिमेंट मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, खरीदने की कॉस्ट, फिर उस सामान को खरीदने की कॉस्ट, तो ये एक्विजिशन की कॉस्ट होगी। फिर आप उसको घर पे लेके आओगे तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लगेगी। घर पे लाने के बाद उसको इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट लगेगी, जब तक कि वो रेडी टू यूज ना हो जाए। ठीक है, तो ये तीनों कॉस्ट को जोड़ोगे, वो आपकी टोटल परचेज प्राइस हो जाएगी। उस वैल्यू पर ही आपको बुक्स में एसेट को लिखना है। ठीक है, ऐसा क्यों बोला गया है? सपोज आप एक जमीन खरीदते हो 10 लाख रुपए की, अब आज उसकी मार्केट वैल्यू है सपोज 1 करोड़ रुपए की, तो आप 1 करोड़ को अगर अकाउंट्स में लिख दोगे तो उस पे बचे डिफरेंस को कहां लेके जाओगे आप? और क्या 1 करोड़ आपकी जेब में आ गया? क्या नहीं आया, आपके जेब से तो एक्चुअल में 10 लाख ही निकला, तो आप उसको कॉस्ट पे दिखाओ हमेशा। ठीक है, तो अब यहां पर ये क्या बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक मशीन है, ठीक है, जिसकी परचेज प्राइस थी 1 लाख रुपए की। ठीक है, मैंने इसको घर पे मंगवाया, मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा 1500 रुपए। ठीक है, और इंस्टॉलेशन का खर्चा लगा सपोज 1000। ठीक है, तो ये तीनों को जोड़ दूंगा तो मैं इसको बुक्स के अंदर किस वैल्यू पे लिखूंगा? 1,02,500 रुपए पे इसकी कॉस्ट प्राइस को रिकॉर्ड करूंगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये होता है कॉस्ट कंसेप्ट होता है। ठीक, चलिए आगे अपन नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा सिक्स्थ कंसेप्ट है ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या बोलता है? दिस कंसेप्ट सेज दैट every transaction has 2 aspects, that is debit aspect and credit aspect। ठीक है, डेबिट एस्पेक्ट मतलब इनकमिंग एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट मतलब आउटगोइंग एस्पेक्ट। और ये दोनों इक्वल अमाउंट्स में होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, ड्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वाला ही कंसेप्ट है, जो अकाउंट्स की जड़ है, अकाउंट्स का मूल है। अकाउंट्स का मूल क्या बोलता है कि हर ट्रांजैक्शन के अंदर 2 एस्पेक्ट होंगे। एक एस्पेक्ट होगा डेबिट और एक एस्पेक्ट होगा क्रेडिट। मतलब अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें एक चीज इनकमिंग होगी और एक चीज आउटगोइंग होगी। ठीक है, और दोनों इक्वल अमाउंट से होगी। और अगर आपने ये सिस्टम को प्रॉपर्ली फॉलो कर लिया तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमेशा करेक्ट बनेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने गुड्स को परचेज किया 50,000 रुपीज के अंदर और बदले में कैश दे दिया 50,000 का। ठीक है, तो यहां पर इनकमिंग क्या हो गया? गुड्स आए मेरे पास। ठीक है, तो डेबिट में आ जाएगा इनकमिंग एस्पेक्ट, और क्या गया मेरे पास से? कैश चले गया, तो आउटगोइंग एस्पेक्ट कैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि हर ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट मतलब इनकमिंग, क्रेडिट मतलब आउटगोइंग। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा 7th रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट।
अगला कंसेप्ट बोलता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना, रेवेन्यू को पहचानना, मतलब रेवेन्यू हमारे पास आ जाएगी या हमने रेवेन्यू को कमा लिया, ये किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको बुक्स में लिखना है, इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। तो ये बोल रहा है कि जब आपका ये निश्चित हो जाए, ये सर्टेन हो जाए कि हाँ अब आपको इसमें रेवेन्यू यानी इनकम मिल जाएगी, तो ही आप इनकम को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखो। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सपोज मैंने एक कोई सेल किया है गुड्स का डे 1 को, ठीक है। अब क्या हुआ, डे 1 को एक कोई गुड्स था जिसका ऑर्डर आया, मतलब एक कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दिया है डे 1 को गुड्स सेल के लिए, ठीक है। डे 1 को उसने मुझे ऑर्डर दिया, डे 5 को मैंने उसको गुड्स भेजा, गुड्स डिलीवर किया, यानी मैंने उसको पोजीशन दे दिया डे 5 को, और उसने मुझे पैसा दिया है डे 10 को, अमाउंट रिकवर्ड। अब यहां पर 3 डेट्स है, 1 तारीख को मेरे पास ऑर्डर आया, 5 तारीख को मैंने माल भेजा और 10 तारीख को मेरे पास पैसा आया। अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या बोलता है कि रेवेन्यू आपको बुक्स में तभी लिखनी है, इस पे जो इनकम होगी वो आपको तभी लिखनी है, या इस एंट्री को आपको तभी लिखना है जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना निश्चित हो जाए, सर्टेन हो जाए। ठीक है, अब देखो डे 1 को इसने ऑर्डर दिया है हमको, सिर्फ मान लो ऑर्डर दिया है, कुछ एडवांस भी दे दिया, लेकिन वो एडवांस वापस भी मांग सकता है, ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है। तो इस डे 1 को तो आप एंट्री रिकॉग्निशन रेवेन्यू नहीं कर सकते, सेल को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। डे 5 को गुड्स डिलीवर हो गया, गुड्स का पोजीशन आपने दे दिया, मतलब आपने सामने वाले को गुड्स भेज दिया, उसको गुड्स मिल गया, तो अब तो आपका ये सेल पक्का हो गया ना, निश्चित हो गया ना। अब भले पैसा कभी भी आया उससे क्या फर्क पड़ता है। तो डे 5 को ये सेल जो है वो फिक्स हुई है, निश्चित हुई है, तो आप डे 5 को बुक्स में सेल को रिकॉग्नाइज करोगे, सेल को लिखोगे। ठीक है, डे 10 को उसका पैसा आया। तो यहाँ पर आपका कंसेप्ट ये है कि रेवेन्यू को तभी लिखना है जब आप ये निश्चित हो जाओ कि हाँ अब मुझे ये इनकम मिल ही जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। 8th वाला कंसेप्ट है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट। चलिए अब 2-3 छोटे मोटे कंसेप्ट और हैं। 8th कंसेप्ट हो गया मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट, ठीक है। अब ये मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, ये मैच करने को बोलता है, एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से मैच करना है। ये सिंपल कंसेप्ट है, ये सिंपल सी बात बोलता है कि जिस ईयर की रेवेन्यू को कमाने के लिए जो खर्चा हुआ है वो उसी साल आपको अकाउंट्स में लिख देना है। सपोज मैंने माल बेचने के लिए 1 लाख रुपए का माल बेचने के लिए मैंने कुछ एडवर्टाइजमेंट किया था, ठीक है। तो वो माल बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट किया था 1500 रुपए का, तो वो 1 लाख रुपए का जो माल अगर आप 2020 में लिखते हो तो वो जो 1500 का खर्चा कर रहे हो आप, वो भी 2020 में ही लिखो। आप दोनों को मैच कर दो। ऐसा नहीं है कि एक बार आप खर्चा तो इस साल लिख रहे हो और सेल तो इस साल लिख रहे हो, खर्चा अगले साल लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस ईयर की इनकम को कमाने के जो खर्चा हुआ है वो उसी सेम ईयर में आपको लिखना होगा। ये कंसेप्ट बोलता है मैचिंग कंसेप्ट, मतलब आपको एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से मैच करना होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है मैचिंग कंसेप्ट। 9th कंसेप्ट है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट ये बोल रहा है कि आपको फुल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए। मतलब जब आप अकाउंट्स बनाते हो तो आपको सारी इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको जानबूझकर के छुपानी नहीं है। आपको अगर अकाउंट्स आप बना रहे हो तो सारी इंफॉर्मेशन को आपको प्रॉपरली उसमें लिखना होगा।
क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे डीलिंग करना चाहता है तो वो आपके अकाउंट्स को ही देखेगा, तो उसको ये हर चीज़ समझ आनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ उसको प्रॉपर्ली उसमें लिखी होनी चाहिए ताकि वो उसे पढ़ करके समझ सके। अगर आप उसमें से चीज़ें छुपा दोगे तो वो प्रॉपर्ली आपके अकाउंट्स को समझ नहीं पाएगा और कई बार उसके साथ फ्रॉड होने की चांसेस हो सकते हैं। इसलिए इन्होंने बोला है कि फुल डिस्क्लोजर यानी बताना, तो हर इंफॉर्मेशन को, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना होगा। ये कंसेप्ट बोलता है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता एक कंसेप्ट है मटेरियलिटी कंसेप्ट। मटेरियलिटी कंसेप्ट, ठीक है। ये बोलता है कि ऑल मटेरियल आइटम्स को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना चाहिए। ऑल मटेरियल आइटम्स को डिस्क्लोज करना चाहिए, ठीक है। मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट आइटम्स, इंपॉर्टेंट आइटम्स। मटेरियलिटी कंसेप्ट बोलता है कि सारे मटेरियल आइटम्स जो हैं जिनसे जो यूजर है, यूजर किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, यानी आपके अकाउंट को जो लोग यूज करते हैं उनके डिसीजन पावर को चेंज करने वाले जो आइटम्स हैं वो मटेरियल आइटम्स सब आपको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कर देने हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। क्योंकि अभी मैंने बताया था फुल डिस्क्लोजर में कि अगर कोई भी आपके साथ डीलिंग करना चाहता है तो वो क्या देखेगा, पहले आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ही देखेगा, उससे ही वो डिसीजन लेगा। तो सारे मटेरियल इंपॉर्टेंट आइटम्स आपको सब प्रॉपर्ली उसमें लिखने होंगे, डिस्क्लोज करने होंगे, तभी जाकर के वो डिसीजन लेने की पोजीशन में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आपका कोर्ट में केस चल रहा है, कोई क्लेम है आपके अगेंस्ट, और अगर वो केस आप जीत जाओगे तो आपको फायदा भी हो सकता है, और अगर आप उस केस को हार जाते हो तो आपको 10 लाख का नुकसान भी हो सकता है। तो अब आप ऐसा सोचो कि यार ये केस तो अभी चल रहा है, ना जीत हुई है ना हार हुई है, अभी मुझे क्या लेना देना, मैं इसको बुक्स में क्यों लिखूं। पर आपको इसको भी बुक्स में डिस्क्लोज कर देना चाहिए, बैलेंस शीट के नीचे नोट में ये डिस्क्लोज कर देना चाहिए कि हमारी ये कंटिंजेंट लायबिलिटी आ सकती है, भविष्य में अगर हम कभी केस हार गए तो हमारे ये 10 लाख की लायबिलिटी बिजनेस पर भी आ सकती है। ताकि क्या होगा, जो भी लोग आपके बिजनेस में आपके साथ डीलिंग करना चाहेंगे तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि इस कंपनी का कभी ये क्लेम भी हो सकता है। तो सारे मटेरियल आइटम्स को आपको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कर देना है, ये बोलता है मटेरियलिटी कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, ये कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट जो है वो पुरानी विचारधारा पे चलता है। ये पुरानी विचारधारा पे ऐसे चलता है, ये बोलता है कि भविष्य में अगर कोई, फ्यूचर में आपको कोई इनकम होने वाली है जो अभी फिक्स नहीं है, जो भविष्य में होने वाली है, तो उसे आप अभी अकाउंट्स में मत लिखो, लेकिन भविष्य में कोई लॉस होने वाले हैं तो उसको आप अकाउंट्स में अभी से ही लिख दो, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल सेफ साइड चलता है, बिल्कुल सेफ साइड चलता है, ताकि कोई भी अगर कोई इनकम जो अभी होनी हुई नहीं है, जो भविष्य में होने वाली है, आप उसे पहले से ही लिख दोगे तो प्रॉफिट जबरदस्ती बहुत हाई बता देगा किसी का भी, तो वो गलत है। सामने वाला उसे देख करके बोलेगा ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें तो बहुत प्रॉफिट है, जबकि वो प्रॉफिट अभी फ्यूचर पे डिपेंड करता है। पर ये बोल रहा है कि कोई ऐसे लॉस जो लगने पड़ सकते हैं तो उसको आप पहले से ही लिख करके रख दो, उसमें एक नोट डाल करके रख दो कि हमारे को इतना लॉस लग सकता है, लेकिन इतनी इनकम हम कमा सकते हैं, उसका नोट नहीं लिखना है आपको, आपको सिर्फ ये नोट लिखना है कि इतना लॉस लग सकता है, ताकि जो सामने आपके अकाउंट्स को यूज कर रहा है उसको सब आपके बारे में पोजीशन क्लियर हो जाए, वो उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो। ये सारे कंसेप्ट वही चीज को बोलते हैं, ठीक है। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर भविष्य में कोई लॉस होने वाला है तो उसको आप अभी से नोट डाल दो, और अगर भविष्य में कोई इनकम होने वाली है तो उसको अभी मत लिखो, जिस दिन होगी उस दिन ही लिख देना, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल एक कंसेप्ट होता है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, ये कंसेप्ट बोलता है कि जब भी आप अकाउंटिंग करते हो तो आपको ऑब्जेक्टिवली अकाउंटिंग करनी है, मतलब अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हुए या अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रखते हुए आपको अकाउंटिंग करनी है। आपको कोई भी नेग्लिजेंस नहीं रखना है, कोई भी चीज़ों को छुपाना नहीं है, ऑब्जेक्टिवली अकाउंट्स को बनाना है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये हमारे सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हुए जिसको बेस करके अकाउंटिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब